तो हमारे YouTube चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। जो क्लास है आपका टॉपिक है उसका क्या नाम है, स्थूल पदार्थों के गुण। ये आपके आर ओ यूपी पीसीएस आईएएस में काफ़ी टॉपिक पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स के। तो शुरू करते हैं। सामान्यतः द्रव्य, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव्य जिसे मैटर कहते हैं। ठोस, द्रव एवं गैस। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव एवं गैस होती हैं। द्रव्य के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। ठोस में प्रत्यास्थता होती है। ठोस में क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है। द्रव में क्या होता है? दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात्व एवं प्लवन। गैस में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। गैस में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। प्रत्यास्थता जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रत्यास्थता को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो। क्या होता है? साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य बल लगाकर भी निरूपित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं। क्या? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति प्राप्त का प्रयास करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो अपना आकार और आकृति में जो आकार हो या आकृति होती है, फिर हटा लेने पर पुनः वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरा होता है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी हैं? जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, तो पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। दूसरा होता है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण सुघट्य परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। आगे देखते हैं। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती हो ना ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। क्या कहा गया? वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती हो ना ही पूर्ण सुघट्य होती, कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही आती हैं। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाती है, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल का फार्मूला हो जाएगा F/A। प्रतिबल का एसआई मात्रा आपका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल का आपका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं विकृति। इसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं विकृति को। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर एक वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक अनुपात है, विकृति क्या है? एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। हुक का नियम के बारे में जानेंगे। बहुत ही आपके पेपर में पूछा जाता है। आर ओ यूपी पीसीएस आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती। क्या कहा है हुक ने? यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक E कहते हैं। इलास्टिसिटी से इसे नोट करते हैं। तो E बराबर प्रतिबल अपान विकृति। सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ
यानी फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक घनी तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप और उस माध्यम पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। ताप बढ़ने पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कैसा होगा, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव पर क्या होगा? शून्य होगा। और ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो, क्या होता है? नगण्य हो, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें ले लेते हैं। वर्षा के लिए बूंदों तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। स्टोरेज एनर्जी जिसे कहते हैं क्या होती है? मिनिमम होती, न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा यानी कि स्टोरेज एनर्जी तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो। आपसे पेपर में काफ़ी बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी आरओ यूपी पीएसएस आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सरफेस टेंशन के लिए उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद व प्रकृति आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाएगी। संसंजक तथा असंजक बल के बारे में जानते हैं कि क्या होता है संसंजक बल और असंजक बल। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, काफ़ी पेपर में आपके पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस आरओ में वाईएस में। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो आणविक सिद्धांत के अनुसार क्या है? प्रत्येक जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षित बल कार्य करता है उसे संसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। आणविक सिद्धांत के अनुसार क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, अणु कहते हैं। ये एटम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स यानी कि संसंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को अधेसिव फोर्स कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। और जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक बल। उसे कोहेसिव बल कहते हैं संसंजक बल को, जबकि असंजक बल को क्या कहते हैं? अधेसिव संसंजक बल, अधेसिव फोर्स कहते हैं। तेल तथा जल के बीच असंजक बल और जल के संसंजक बल से कम परंतु तेल के संसंजक बल से अधिक होता है। क्या कहा गया यहाँ पे? तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के संसंजक बल से कम परंतु तेल के संसंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। क्या कहा गया यहाँ पे? यही कारण है कि तेल पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंदें सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती हैं, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंदें एक पतली फिल्म यानी लेयर के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती हैं। आगे देखते हैं कैपिलरिटी, जिसे केशकात्व कहते हैं। काफ़ी पेपर में आपके पूछा जाता है कि केशकात्व क्या होता है। कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। जो कांच की एक नली होती है वो दोनों ओर से क्या होती है? खुली हुई होती है, उसे केश नली या केशिका नली कहते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशकात्व कहते हैं। तो केशकात्व किसे कहते हैं? किसी केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशकात्व कहते हैं। किसी द्रव की केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। किसी द्रव के केश नली में
ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच के केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे केस नली में ऊपर उतर जाते हैं। क्या होता है, क्या कहा गया यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच के केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे केस नली में नीचे उतर आते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी केस नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केस नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाह्य तल की अपेक्षा नीचे उतर आता है। ये होगा एग्जाम्पल। केशकत्व के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में, आपके यूपी PSS RO OIS में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। केशकत्व के उदाहरण आइए जानते हैं। जल का पौधा तनों में बनी असंख्य केश नलिकाओं में चढ़कर टहनियों तक पहुँचना। दूसरा है लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना। तीसरा आपका एग्जाम्पल है मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। चौथा आपका फाउंड पेन की नींव की नोक बीच से चिरी होती है, जिसमें उसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। जब इसे स्याही से डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। हालांकि रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक और दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण होती है, ग्रेविटेशन के कारण होती है, ग्रेविटी, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। शाही सोखते का कार्य भी केशकत्व क्रिया पर डिपेंड करती है। जो शाही सोखते का कार्य भी है किसके, केशकत्व क्रिया पर डिपेंड करती है। आगे देते हैं क्षमता, विस्कोसिटी, अधिकतम वेग। चित्र में प्रदर्शित है कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल AB में बह रहा है, A से B में बह रहा है। द्रव की परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है, जबकि ऊपर की परतें सर्वाधिक वेग से बहती हैं। आप देख सकते हैं सर्वाधिक वेग से बहती हैं। 3 समांतर परतें A, B तथा C में परत A का वेग सबसे कम है, B का वेग उससे अधिक तथा परत C का वेग सबसे अधिक है, परंतु परत A परत B के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है तथा परत B परत तथा C वेग को कम करना चाहती है। इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करता है। क्या कहता है, विभिन्न परतों पर क्या कहता है, आंतरिक बल कार्य करता है, जो उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। द्रवों के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करते हैं श्यानता कहलाते हैं, विस्कोसिटी जिसे कहते हैं। गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, कौन से गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक क्षमता होती है, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। क्या यहाँ पे कहा गया है, गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक क्षमता होती है, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। जो द्रवों की आपकी श्यानता होती है जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, क्या होते हैं, ताप बढ़ने पर घट जाती है। इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठोसों में क्या होता है, ठोसों में श्यानता नहीं होती, विस्कोसिटी नहीं होती। आगे देखते हैं दाब, प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के ये आपके RO PCS IS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके। दाब किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जो एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का आपका फार्मूला होता है बल अपान क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, क्या कहा गया, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का कारण दाब P बराबर H गुणे D गुणे G। क्या हो जाएगा, P बराबर H गुणे D गुणे G, जहाँ D
डी का डिनोट करता है द्रव का घनत्व और जी गुरुत्वीय त्वरण। ऊंचाई फिर द्रव का घनत्व, ऊंचाई गुणे द्रव का घनत्व और फिर गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये हो जाएगा आपका पी। द प्रेशर। उत्प्लावन बल। आइए जानते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। जब क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होते हैं। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षण बल कहते हैं। प्लावन बल किसे कहते हैं? जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप अपथ्रस्ट क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ही पेपर में आपका पूछा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। भार में यह आभासी कमी क्या होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं प्लवन का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, आपके यूपी पीसीएस आरओ वाईएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी फिजिक्स की। प्लवन का सिद्धांत। आइए जानते हैं प्लवन का सिद्धांत क्या है। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? वस्तु का भार W तथा जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा, द्रव का वस्तु पर उत्क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर डिपेंड करता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर डिपेंड करता है, जिसकी निम्न अवस्थाएं संभव है। क्या है? यदि W अनुक्रमानुपाती F तो इस दशा में परिणामी बल F-F नीचे की ओर कार्य करेगा, तब वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि W बराबर F तो इस दशा में वस्तु बराबर जहाँ रहेगी वहीं तैरती रहेगी, मतलब बराबर रहेगी। यदि W F से इस दशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर डिपेंड करता है। क्या कहते हैं? किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर डिपेंड करता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। ठोस के डूबे भाग का आयतन अपान ठोस के कुल का आयतन बराबर कितना? ठोस का घनत्व अपान द्रव का घनत्व। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो ठोस द्रव तैरेगा। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो ठोस द्रव में तैरेगा। इसलिए जहाज क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। ये आपकी क्लास स्पेशली IAS UP PCS RO के लिए थी। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाली वीडियो के आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।